स्वामी जी की कक्षा जो मैंने शुरू की थी, उसमें मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चों से मैं जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे देश का यूथ है, उसको वो चीज़ें बता पाऊँ जो मैं जब शिक्षक था, जब प्रोफ़ेसर था और फाइनेंस एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाता था, उस समय जो चीज़ मैं बच्चों से बात करना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था, अपने अनुभव बताना चाहता था। लेकिन उस समय क्लास की सीमाएँ थीं, समय की सीमाएँ थीं, सिलेबस की सीमाएँ थीं, इसलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाया। और रिटायरमेंट मेरा 3 साल पहले हुआ, रिटायरमेंट के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं टीवी डिबेट्स में जाने लगा, बहुत सारे फाइनेंशियल चैनल्स में जाने लगा, यूट्यूब में जाने लगा, डीबी लाइव में जाने लगा, 4 पीएम में जाने लगा और दिनेश वोरा शो में जाने लगा, आनंद वर्धन सिंह से साथ बैठने लगा। तो मुझे महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है हमारे और बच्चों के बीच में और इस गैप को दूर करना है, तो अब वो क्लास की सीमाएँ, सिलेबस की सीमाएँ खत्म हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्वामी जी की कक्षा जो मैंने शुरू की तो मैं क्योंकि रिटायर हो गया और मेरे पास अब विकल्प नहीं था कि मैं बच्चों से संपर्क कर सकूं, तो मैंने सोचा कि किसी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के किसी अच्छे फाइनेंस के प्रोफेसर से मैं संपर्क करूं और उनसे जानने का प्रयास करूं कि बच्चों की क्या अपेक्षाएं हैं और बच्चे क्या चाहते हैं, उनके कैरियर एम्बिशंस क्या हैं। तो इसलिए ग्रेटर नोएडा का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट जीएल बजाज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार राय, जिनके साथ मेरा सौभाग्य है कि मैंने 15-16 साल पहले काम किया था, हमने साथ काम किया था, आपस में बैठ के हम डिस्कस किया करते थे। तो उनसे बेहतर व्यक्ति मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता था, जहां पर हम लोग मैं उनसे जान सकूं कि बच्चों की अपेक्षाएं क्या हैं और बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तो मैं आनंद जी से, डॉक्टर आनंद कुमार राय, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा से ये रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे बताएं कि बच्चों की अपेक्षाएं क्या हैं, बच्चे क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ। सो जैसा आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स, खासतौर से फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके दिमाग में जब ये फर्स्ट ईयर में आते हैं अपने एमबीए प्रोग्राम के, तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है उनको। और ये खासतौर से जो फाइनेंस का एरिया है वो काफी वाइड एरिया है जिसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं और उनकी सबकी उन सेक्टर्स की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि क्या उनके लिए कौन सा सेक्टर सही होगा। तो पहला तो जनरली जो हमारे इंटरेक्शंस के दौरान ये पता चलता है कि उनको सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए बनी है, हार्डकोर फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर फाइनेंस और मार्केटिंग में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है। तो वो जानना चाहते हैं कि फाइनेंस के जो कोर फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज किन किन सेक्टर्स में है। और दूसरा उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि उन सेक्टर्स के लिए कैसे तैयारी की जाए और क्या स्किल सेट्स हो जिसकी वजह से वो अपने आप खुद को तैयार कर सकें और इंटरव्यूज के लिए अपने आप को रेडी रख सकें। तो इन दो चीजों पे मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए आनंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं जानता था कि बच्चे यही जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये सोचने के बजाय कि किस चीज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और किस में अच्छा जॉब मिलेगा, ये देखें कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं। छात्र ये सोचे कि मुझे इस एरिया में अपना कैरियर बनाना है और मुझे इसमें बेस्ट होना है, सर्वश्रेष्ठ होना है। आज की तारीख में फाइनेंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं या आप फंड मैनेजर बनते हैं किसी मर्चेंट बैंक के, तो इतनी ज्यादा कोई आय की सीमाएं नहीं है, आप कुछ भी कमा सकते हैं। लेकिन वो तब कमा सकते हैं जब आप बहुत अच्छे हैं। यू हैव टू बी द बेस्ट। अब प्रश्न ये है कि केवल एमबीए की एजुकेशन ले लेने से, डिग्री ले लेने से वो प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। और 2 साल में आपका ये उद्देश्य, छात्र का ये उद्देश्य होना है कि मेरे को अपना जीवन बनाना है, अपना कैरियर बनाना है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में, कमोडिटीज मार्केट के बारे में, टर्न अराउंड मैनेजमेंट के बारे में, अब टर्न अराउंड मैनेजमेंट आनंद जी इतना बड़ा क्षेत्र है
जहां पे अगर सिक कंपनी को आप टर्न अराउंड कर दें, उसको हेल्दी बना दें, तो इतना ज्यादा है, मतलब वो एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी साइंस है, और भारतवर्ष में उसकी अभी जो विशेषज्ञता है उपलब्ध नहीं है। अब आप उदाहरण लें, मैं एक कंपनी थी रौनक ऑटोमोटिव्स कंपोनेंट लिमिटेड, RACL गजरौला में उनकी यूनिट थी। आज से 20 साल पहले मैं उसमें डायरेक्टर रहा। सिक कंपनी थी, खत्म हो गई थी, BIFR में चली गई थी, लॉसेस थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे। आज की तारीख में, उस समय उसका शेयर प्राइस करीब 2 रुपए था, आज उसका शेयर प्राइस करीब 500 रुपए है। अगर आपके पास ये आर्ट है कि किसी सिक कंपनी को कैसे रिवाइव किया जाता है, अगर आपके पास ये आर्ट है कि शेयर मार्केट में केवल एक प्रश्न का बच्चे जवाब ढूंढ लें कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्रूड में क्या होगा, रुपी डॉलर की पैरिटी में क्या होगा, अगर इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लें तो इतना पैसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये तब संभव है जब आप बहुत अच्छे हैं, और ये चीजें आपको क्लासरूम में नहीं मिल सकती, ये आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए तपस्या आपको करनी पड़ेगी। और कैसे करनी पड़ेगी? जैसे आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, आप उसमें जुट जाइए। आप घर जाके 3-4 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट को देखिए, मार्केट के बिहेवियर को देखिए, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट जोन को देखिए, मूविंग एवरेजेस के बिहेवियर को देखिए, और आप ये देखिए कि जो दिख रहा है, जो मैंने पढ़ा था, क्या वो सच में मार्केट में हो रहा है। आप उसकी थ्योरेटिकल टेस्टिंग कीजिए, और जब आपको लगे कि मैंने विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है और मैंने केवल एक चीज का जवाब, एक सब्जेक्ट सिक्योरिटी है। अब आप फंड मैनेजर जो होता है मर्चेंट बैंकिंग, उसमें किसी फंड हाउस में, उसकी तनख्वाह करोड़ों में होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो सबसे ज्यादा तनख्वाह अगर किसी को मिलती है तो फंड मैनेजर की मिलती है। लेकिन उसकी एक गलती जो है वो जानलेवा हो सकती है, कंपनी के लिए भी जानलेवा हो सकती है और निवेशकों के लिए भी जानलेवा हो सकती है। तो मेरा कहने का ये अभिप्राय है आनंद जी कि आप ये सोचने के बजाय कहां है उपलब्ध, जो भी क्षेत्र चुने, आप प्रोजेक्ट अप्रेजल फाइनेंस चुन लें, आप कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड मैनेजमेंट चुन लें, आप सिक्योरिटी एनालिसिस चुन लें, आप फॉरवर्ड ऑप्शंस में विशेषज्ञता ले लें, लेकिन जिस चीज में भी लें उसमें पूरी प्रैक्टिस करके उसमें बेस्ट हो जाए। जब कोई रिक्रूटर आए वहां पर, मान लीजिए JP मॉर्गन आए, सिटी बैंक आए, तो वो देखे, गूगल आए और वो देखे कि भाई ये 100 लोग बैठे हैं, इसमें एक बच्चा ऐसा है जो ऐसा जवाब दे रहा है जो मुझको खुद नहीं पता है, आप कैसे सेलेक्ट नहीं होंगे? देखिए, ये भावना अपने अंदर रखिए कि अगर मैं अपने क्षेत्र में बेस्ट हूं, हाउ कैन एनीबडी इग्नोर मी। और अगर आप अच्छे नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा, प्राइवेट फंड्स आ जाएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाएंगे, एंजल फाइनेंसर्स आ जाएंगे। तो यू ट्राई टू बी द बेस्ट, प्रैक्टिस ए लॉट, रीड ए लॉट, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, फाइनेंशियल चैनल देखिए, रीड ए लॉट, एनालाइज ए लॉट, डिस्कस ए लॉट एंड टेक योर कॉल। नहीं, बिल्कुल, एग्जैक्टली तो ये एक की एरिया है जहां पे उनको स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स में ये होता है कि जितनी रीडिंग होगी उससे बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं रीडिंग के थ्रू। और आप जैसा बिल्कुल सही कहा आपने कि न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स ये आपके हैं, और आजकल चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। और आई एम श्योर कि जो आप ये चैनल क्रिएट कर रहे हैं उसका भी यही एक उद्देश्य है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉलेज गेन करें। नॉलेज के साथ साथ एक चीज और भी आती है फाइनेंस सेक्टर में कि स्किल सेट्स क्या हो, किस किस तरह के। तो एक तो ये चीज भी होती है कि क्या स्टूडेंट्स कई बार ये पूछता है कि क्या मैं फाइनेंस के लिए फिट हूँ। खास तौर से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से बैक प्री क्वेश्चंस और कर रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए इनफैक्ट, कि क्या मैं फाइनेंस के लिए फिट हूँ। कई बार वो देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके बाद उनको डर लगने लगता है कि मैं शायद फाइनेंस के लिए बना नहीं हूँ। तो ये इस चीज को कैसे ये अपने अंदर देखें और अपनी अपनी पहचान कर पाएं कि क्या वो वाकई फाइनेंस में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसकी क्या कुछ ट्रेड्स हैं, यदि आप बता सके कि वो ये ट्रेड्स यदि स्टूडेंट्स के अंदर हैं तो वो फाइनेंस में बहुत अच्छा कर सकता है। देखिए आनंद जी, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैंने IIT BHU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जब मैंने मुनीरबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MBA किया तो मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग था, और पढ़ा मार्केटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पढ़ाया फाइनेंस।
पढ़ाया एंटरप्रेन्योरशिप। और आज जब मैं टीवी डिबेट्स में जाता हूं तो मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र की ज्यादा। जी हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आपका बैकग्राउंड कोई महत्व नहीं रखता। राकेश झुनझुनवाला, रामदास अग्रवाल, ये कोई हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए। तो यूनिवर्सिटी का एकेडमिक बैकग्राउंड और आपके जीवन में सफलता का कोई कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। जरूरी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस चीज में तपस्या में जुट जाएंगे, अगर सचिन तेंदुलकर बना, 16 घंटे उसने प्रैक्टिस की, माँ बाप ने डांटा, पड़ोसियों ने डांटा, शिकायत की, ये लड़का बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बन के दिखा दिया, क्योंकि उसमें तपस्या। आप किसी भी रेसलर से बात कर लीजिए, आप किसी भी बॉक्सर से बात कर लीजिए, आप किसी भी खिलाड़ी से बात कर लीजिए, वो 10-12 घंटे तपस्या करता है और खुद करता है। ये हमारा जो नवीन चोपड़ा जो बच्चा है, अब कितनी मेहनत, अब उसके जीवन की अगर पढ़ेंगे, उसके जीवन का वृत्तांत पढ़ेंगे, कितने घंटे उसने मेहनत की है, और आज पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की। तो बैकग्राउंड को एक तरफ रख दीजिए, कभी भी गलती से मत सोचिए कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं, कोई बैकग्राउंड का महत्व नहीं। केवल महत्व यह है कि अगर आपने ठान ली कि मुझे ये करना है तो आप कर लेंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। जैसे मेरा भी बैकग्राउंड साइंस से था, मैंने बीएससी किया है साइंस से, और शुरू शुरू में मुझे लगता था कि अकाउंट्स जो है कैसे होगा, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने इस चीज को देखा तो मुझे लगा कि फाइनेंस से बेहतर तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। और वो एक धीरे धीरे पैशनेट जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट होने लग गई, और मुझे लगा कि नहीं, फाइनेंस इज द बेस्ट। तो ये चीज जरूर है कि इसमें जो चीज मैं यहाँ पे दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि यदि एनालिटिकल स्किल है, नंबर्स को लेके फियर नहीं है स्टूडेंट्स में, तो आई थिंक वो जरूर उनको एक बार ट्राई करना चाहिए फाइनेंस। यदि नंबर्स को लेके वो कंफर्ट देखते हैं अपने आप को, और एनालिसिस वाले पार्ट को लेके घबराते नहीं हैं, तो आई थिंक ये फाइनेंस उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। और तो ये 2-3 चीजें जरूर इनको दिमाग में रखनी चाहिए। और दूसरा आपने कहा हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, तो उसका तो कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं। फाइनेंस के लिए तो हार्ड वर्क चाहिए होगा, लॉट ऑफ रीडिंग्स, बहुत सारा इस तरह का स्किल सेट्स जो खासतौर से फाइनेंस के एरियाज में है, जैसे एक्सेल है या आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, एप्टीट्यूड है, वो चीजें आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ज्यादातर एनालिसिस की चीजें होती हैं, और रिसर्च आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज के बारे में पता करने के लिए रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजें। और तीसरी चीज सर मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा कि जैसे बताया आपने कि फाइनेंस में जॉब तो एक चीज होगी, क्या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे ये खुद भी कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जनरली हम फाइनेंस को इस नजरिए से देखते हैं कि उनको जॉब लेनी है या इंटरव्यूज में जाना है, और सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज ही हैं फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए। ज्यादातर मार्केटिंग में ये होता है कि वो कुछ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो देखते हैं। फाइनेंस के स्टूडेंट्स का मतलब कि वो जॉब। तो ये एक मिथ है, या वाकई सिर्फ जॉब के लिए ही उनको ट्राई करना चाहिए, या दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं ये, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है या अपना खुद का व्यवसाय, कुछ इस तरह की चीजें? देखिए आनंद जी, ये मिथ है, ये कंप्लीट मिथ है। वॉरेन बफेट का बैकग्राउंड क्या है? क्या वो कहीं नौकरी करते हैं? राकेश झुनझुनवाला जब तक जीवित थे क्या वो कहीं नौकरी करते थे? हम लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विसेज। फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर ये बच्चे आपके यहाँ से जो एमबीए करके निकल रहे हैं, अगर पिता के घर में कमाए हुए पैसे, जो भी आपके परिवार में पैसे हैं, अगर उसका निवेश करना सीख जाएं और उस क्षेत्र में पैसा लगवाना शुरू कर दें जहां पिताजी की रिटर्न 10% से बढ़ के 20% हो जाए, तो पिताजी भी खुश होंगे कि आपकी उनकी जो फीस उन्होंने दी उसकी सफलता मिली। तो फाइनेंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की और बहुत ज्यादा संभावना है।
तो लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को बिल्कुल विकसित करना होगा। दिमाग, देखिए दुनिया में आनंद जी कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि दिमाग से बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। जो दिमाग सोच सकता है वो कंप्यूटर को सोचने में 200 साल लगेंगे। और यही वजह से आज की तारीख में जो वर्ल्ड के सबसे मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हैं वो भारतीय हैं, क्योंकि विदेशी छात्र जो हैं वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं और भारत के छात्र आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आप कितने भी अच्छे परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन जीवन में संघर्ष नहीं खत्म होते भारतवर्ष में। जब आप सड़क पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपको हर जगह कहीं जाम लगा होता है, कहीं कुछ होता है। तो बेसिक क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारे बच्चे संघर्षशील हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। तो ये संघर्ष करना बच्चे न छोड़ें। अगर वो डिपेंडेंट हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है, मशीनरी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, आईटी का उपयोग कीजिए जो आवश्यक है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी के मास्टर बनिए, टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात कही। तो आज के लिए आई थिंक हम लोग यहीं पे रोकते हैं अपने डिस्कशंस को। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्टूडेंट से बात कीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स की जो और चीजें हैं उनसे पूछिएगा, अपने कोलीग से बात कीजिएगा और हम लोग जुड़ेंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स को भी हम लोग पैनल में बुलाएं और उनसे भी डिस्कस करें, क्या वो जानना चाहते हैं, हम उनसे मुखातिब हों, सीधे वो हमसे बात करें। और हमें खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं और मुझे सबसे ज्यादा जीवन में अगर आनंद मिलता है तो बच्चों से बात करके मिलता है। आप जैसे लोग जो बच्चों के संपर्क में हैं उनसे बात करके मिलता है। तो हम पुनः जुड़ेंगे, फिर जुड़ेंगे, और अगली बार हो सकता है कोशिश करते हैं कि बच्चे भी हमारे साथ हों, स्टूडेंट्स भी आपके साथ हों, और उसके बाद हम इस जो स्वामी जी की कक्षा है इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।